मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो भैया तैयार हो जाओ फिर से एक नए सरप्राइज के लिए, क्योंकि आज से स्टार्ट कर रहा हूं मैं आप लोगों की क्लास 10th क्लास की मैथमेटिक्स। जी हाँ, मैथमेटिक्स में स्टार्ट करने वाला हूं मैं आप लोगों का आज से प्रोबेबिलिटी चैप्टर। नहीं भैया घबराओ मत, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री ही पढ़ाऊंगा। मैथ्स पढ़ाने के लिए आपके लिए यहाँ पे एक बहुत ही प्यारा एंड बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर, एक नया टीचर, आपने देखा था एक पहले टीचर आए थे, वो भी हमारे साथ ऋषि सर जुड़े हुए हैं, और अभी आपके साथ जुड़ने आ रही हैं एक बहुत ही प्यारी टीचर अनुप्रिया अग्रवाल, जो आपके साथ कवर करने वाली हैं पूरा का पूरा सिलेबस आपके क्लास 9 और क्लास 10th का। तो भैया तैयार हो जाओ अपनी एक नई जर्नी के लिए। इससे पहले मैं कुछ और कहूं, पीछे तो आप लोग देख ही रहे होंगे कि किस चीज का कौन सा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है आज। तो चलो भैया बुला लेते हैं आपकी मैडम को आपसे रूबरू कराने के लिए। अनुप्रिया मैम प्लीज आइए। हेलो स्टूडेंट्स। तो भैया अनुप्रिया मैम आज से आपके साथ जुड़ रही हैं फिजिक्स ब्रो चैनल पे। और भैया लेट मी इंट्रोड्यूस थोड़ा सा मैम के बारे में आपको मैं बता दूं कि अनुप्रिया मैम यहाँ तो आज आ रही हैं आपके पास पहली बार, लेकिन भैया पिछले 12 साल से ऑलरेडी पढ़ा रही हैं और हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ी हुई हैं। वो बात अलग है कि आपके साथ रूबरू आज पहली बार हो रही हैं। तो अनुप्रिया मैम, मुझे लगता है कि आप लोगों को बहुत ही कंसेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर करने वाली हैं और आपको बहुत मजे आने वाले हैं। और अनुप्रिया मैम यहाँ तो अवेलेबल रहेंगी यूट्यूब पे आपके साथ अलग अलग चैप्टर्स कराने के लिए, लेकिन हमारी लाइव क्लासेस में भी अनुप्रिया मैम अवेलेबल होंगी। अगर आप लोग लाइव क्लास रेगुलर बेसिस पे ज्वाइन करना चाहते हैं, जो कि आपकी फिजिक्स प्रो ऐप पे अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां भी अनुप्रिया मैम अब मैथ्स के लिए आपके लिए अवेलेबल होंगी। तो चलिए फालतू की और ज्यादा ना बकवास करते हुए मैडम थोड़ा सा आपको बताएंगी कि किस तरीके से आप लोग को ये मैम पढ़ाने वाली हैं, कौन सा चैप्टर हम लोग अभी कवर करने वाले हैं, क्या कैसे। मैम थोड़ा सा। बिल्कुल सर, मेरी पूरी कोशिश रहेगी हम अपने सारे बच्चों के आज सारे डाउट्स क्लियर कर दें, एक उन्हें सुकून आ जाए कि भैया आप फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ मैथ्स भी ऑनलाइन घर बैठे बैठे सारी प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली हैं। जो कॉन्सेप्ट छूट गए थे, कभी स्कूल नहीं जा पाए या कोचिंग लेक्चर्स मिक्स हो गए थे, सब पूरे करते चलें और अपने बोर्ड्स के लिए बिल्कुल फिटम फाट पहुंचेंगे पेपर देने। भैया तो देखिए, फिजिक्स केमिस्ट्री आपकी ऑलरेडी चल रही है, बायो भी बहुत ही प्यारे सर आपके साथ जुड़ चुके हैं, मैथ्स ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं, और अब बचे हुए और बहुत सारे चैप्टर्स में आपका प्यार चाहिए मैडम को, और मैडम का प्यार मिलने वाला है आपको। तो चलिए भैया, तो बस सर आज शुरू करने वाले बिल्कुल प्रोबेबिलिटी है तो बहुत ही अच्छा सा बहुत ही सिंपल टॉपिक है, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी अगर थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट भी रह गया तो लगता है हाय ये चैप्टर कैसे होगा, क्या करूं मैं, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है, फ्री के मार्क्स मिलते हैं बोर्ड में। फटाफट शुरू करते हैं, बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे क्योंकि पहली बार पढ़ा है हमने ये टॉपिक प्रोबेबिलिटी 10th में आने के बाद। तो बेसिक से शुरू करते हुए सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, प्लस PYQ सारे डिस्कस करेंगे, ताकि जब हम पहुंचेंगे बोर्ड का पेपर देने तो हम निश्चिंत हो कि भैया मुझे तो तैयारी है, मुझे पता है किस टाइप का क्वेश्चन आने वाला है, मैं तो कर ही लूंगा। देखिए PYQ बहुत जरूरी होते हैं आप लोगों के लिए, ताकि आपको लेवल पता लगता है कि बोर्ड का क्या लेवल है। चलिए फिलहाल मैडम आपको बताती रहेंगी। बिल्कुल। तो मैडम अब आपके हवाले बच्चे। बिल्कुल। और मैं आज के लिए विदा लेता हूँ और स्टार्ट करते हैं। जी चलिए बच्चों, तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, आप लोगों ने अभी तक थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया है, नहीं भी पढ़ा है तो क्वेश्चन सुने हैं कि भैया पॉइंट टॉस कर रहे हैं, डाइस थ्रो कर रहे हैं, कार्ड्स खेल रहे हैं, इन सब में प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस आते हैं। वो सब तो बहुत बात की बात है, पहले समझ लेते हैं कि इस प्रोबेबिलिटी वर्ड का मीनिंग क्या है। भाई प्रोबेबिलिटी वर्ड से में सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपका वर्ड है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी वर्ड में सबसे पहले आ रहा है प्रोबेब का मतलब क्या है कि भाई चांसेस। सबसे पहले अगर मैं बात करूं, प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन कहती है कि प्रोबेबिलिटी इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सर्टेनिटी। क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ सर्टेनिटी का क्या मतलब है, सर्टेनिटी या पॉसिबिलिटी एक ही बात है कि कोई भी चीज होने वाली है, होगी या नहीं होगी, उसके क्या चांसेस हैं वो हम पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी में। जैसे कि
मैं बोलूं कि इट मे रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, तो बारिश होगी या नहीं होगी इसके चांसेस हैं। ये हो भी सकता है बारिश हो जाए, हो भी सकता है ना हो। या मैं कहूं कि आई डाउट शी विल पास द टेस्ट टुडे, मुझे शक है, मुझे लगता है, पता नहीं कि वो टेस्ट में पास होगी या नहीं होगी। या ये कहें कि भाई इंडिया पाकिस्तान का मैच चल रहा है, कि पता नहीं भाई इंडिया जीतने वाली है या नहीं जीतने वाली, कि भाई इंडिया जीतेगी, इसके चांसेस हाई हैं या नहीं है, भाई इंडिया जीतनी चाहिए। या कि प्रोबेबली राजेश विल टॉप हिज क्लास, की भाई लग तो ऐसा रहा है कि इस साल राजेश टॉप करने वाला है, तो ये लग तो रहा है, हो सकता है, होगा या नहीं होगा। ये सारी जो है सर्टेनिटी वर्ड्स हैं कि हमें समझ में आता है कि कोई चीज होने वाली है या नहीं होने वाली है, उस चीज के होने की पॉसिबिलिटी है या नहीं है। अब भाई मान लीजिए मैंने एक कॉइन टॉस करा, कॉइन टॉस करके मैंने पकड़ा, अब मैंने देखा कि उस पे क्या आया। अब आप जानते हैं बहुत अच्छे से कि एक कॉइन की दो साइड्स होती हैं, एक हेड साइड और एक टेल साइड। अब हम कहेंगे कि हेड्स आने के क्या चांसेस है, भाई आप कहोगे कि एक या तो हो सकता है हेड्स आ जाए या हो सकता है टेल्स आ जाए, तो आप कहेंगे भाई 50-50 चांसेस है, कुछ भी आ सकता है ना। तो ये 50-50 चांसेस हमें कैसे पता चला कि भाई आधी आधी चांसेस हैं, कि आधे चांस है हेड आ जाएगा, आधे चांस है टेल आ जाएगा। ये सब बातें हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी से ही। तो प्रोबेबिलिटी का क्या फॉर्मूला है, कैसे कैलकुलेट करते हैं, उससे पहले कुछ टर्म्स और जान लेते हैं जो प्रोबेबिलिटी सॉल्व करते टाइम, इनके क्वेश्चंस करते टाइम हमें मालूम होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या है, सबसे पहला टर्म है हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है कि भाई जैसे कोई भी हम काम कर रहे हैं, जैसे अभी मैंने आपको बोला कि मैं एक कॉइन टॉस कर दूं, तो कॉइन टॉस करना एक एक्सपेरिमेंट है। भाई मैंने डाइस रोल करा, भाई लूडो तो सबने खेला है ना, बचपन से कोई बच्चा, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा जिसने बचपन में लूडो ना खेला हो, या हो सकता है कुछ बच्चे आज भी खेलते हो। तो लूडो में डाइस रोल करना, ये सब एक एक्सपेरिमेंट है, ये सब हम काम कर रहे हैं, और इनके काम करने के बाद जो रिजल्ट निकल के आएगा हम उसी की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसी के चांसेस देखेंगे कि क्या निकलेगा। जैसे कि मैंने एक डाइस रोल करा, तो आप कहेंगे, मैं पूछूंगी भैया 6 आने के क्या चांसेस हैं, आप कहेंगे भाई मैम 6 तो बहुत ही मुश्किल से आते हैं, बहुत ही कम टाइम आता है, और 6 आना बहुत ज्यादा जरूरी है ना। तो क्या चांसेस हैं, कितने टाइम 6 आ सकता है, कब नहीं आ सकता है। या जब कॉइन टॉस करा है कि हेड चाह रहे हैं हम हेड आ जाए, या टेल्स चाह रहे हैं हम टेल्स आ जाए, तो कैसे आएगा। या कार्ड्स प्ले कर रहे हैं, हमारे बहुत से बच्चों ने कार्ड्स भी खेले होंगे, जिन्होंने नहीं भी खेले वो घबराए ना, कार्ड्स का पूरा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाने वाला है। तो कार्ड्स खेल रहे हैं, तो कार्ड्स में कौन सा कार्ड हमारे पास आएगा, कौन सा नहीं आएगा, ये सारी प्रोबेबिलिटी हम पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कैलकुलेट होता है। तो यही सारी जो चीजें हम कर रहे हैं, कॉइन टॉस करना या डाइस रोल करना, या एक डेक ऑफ कार्ड में से कोई एक कार्ड पिक करना, ये सारी बातें हमारी कहलाती हैं एक एक्सपेरिमेंट या रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट की क्या डेफिनेशन बोल रहे हैं, कह रहे हैं एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड रैंडम इफ इट हैज मोर देन वन पॉसिबल आउटकम्स एंड इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रेडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। क्या कि कोई भी एक्सपेरिमेंट रैंडम कब कहलाता है, कि जब उस एक्सपेरिमेंट के जो आउटकम्स हैं वो एक से ज्यादा हो सकते हैं। भाई जैसे कॉइन टॉस करा, इसके रिजल्ट एक से ज्यादा हो सकते हैं कि भाई हेड आने वाला है या टेल आने वाला है, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है ना। ऐसे ही डाइस रोल करा, तो उसमें क्या क्या चांसेस हैं, उसमें चांसेस हैं कि भाई डाइस पे मेरा 1 आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए। तो काफी सारे आउटकम्स हैं हमारे पास। आउटकम्स मतलब रिजल्ट, कि जब हमने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करा तो उसका क्या रिजल्ट निकल के आएगा, वो कहलाते हैं आउटकम्स। तो अगर किसी भी एक्सपेरिमेंट के एक से ज्यादा आउटकम्स पॉसिबल हैं, तो ऐसा एक्सपेरिमेंट कहलाता है रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना बच्चों, बिल्कुल ध्यान से सुनते जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी, सब समझ में आ जाएगा। तो वो कहलाता है हमारा एक रैंडम एक्सपेरिमेंट। फिर आप कहेंगे लास्ट में क्या कह रहे हैं, बट इट इज नॉट पॉसिबल टू टेल इन एडवांस। लेकिन एडवांस में हमें ये नहीं पता है कि आउटकम निकलने क्या वाला है। भाई मैंने डाइस रोल कर दिया, अब मुझे तो नहीं पता है ना पहले से कि मेरा 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा या 5 आएगा। तो उस एक्सपेरिमेंट के बहुत सारे आउटकम्स तो पॉसिबल हैं,
लेकिन हम पहले से नहीं बता सकते श्योरली कि क्या आने वाला है। वही क्या आने वाला है कि क्या चांसेस हैं, वही हम कैलकुलेट करते हैं प्रोबेबिलिटी से। उसके बाद अगला टर्म है हमारा सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। सैंपल स्पेस क्या होता है कि अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने भी आउटकम्स आने वाले हैं, उन सारे आउटकम्स का एक ग्रुप बना के उन सारे आउटकम्स को हम एक जगह मेंशन कर दें, तो वो हमारे उस एक्सपेरिमेंट का कहलाता है सैंपल स्पेस। इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि मैंने एक कॉइन टॉस करा, तो आप देख सकते हैं कॉइन के दो साइड्स होते हैं, एक टेल साइड और एक हेड साइड। तो कोई भी कॉइन टॉस करते टाइम हमारे क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं, अगर मैं उन दोनों को साथ में लिख दूं तो वो कहलाएगा मेरा एक सैंपल स्पेस। तो जैसे देखो कि अगर मैं एक कॉइन टॉस कर रही हूं, तो उस कॉइन टॉस करते टाइम मेरे पास दो पॉसिबल आउटकम्स हैं कि या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो उसका सैंपल स्पेस कैसे लिखेंगे हम? सैंपल स्पेस को जनरली एस से डिनोट करते हैं, और हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रैकेट्स लगा के उसमें लिख देंगे या तो हेड्स आ सकता है मेरा, या फिर हेड्स आ सकता है मेरा, या टेल्स आ सकता है। तो हम कॉमा लगा के अलग अलग लिख देंगे, वो हमारा कहलाने लगेगा सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस क्या है? कह रहे हैं द सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस। कि किसी भी एक्सपेरिमेंट के सारे पॉसिबल आउटकम्स का एक सेट, एक ग्रुप बना दें, तो वो कहलाता है उसका सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को इन जनरल टर्म्स हम एस से डिनोट करते हैं। तो ये तो भैया बात हो गई हमारी कॉइन टॉस करते टाइम। सेकेंडली मैं बात करूं डाइस रोल करने का, डाई रोल करने का, तो आप जानते हैं कोई भी एक डाइस होता है वो 6 साइडेड फिगर होता है, 6 फेसेस होते हैं उसके, हर फेस पे अलग अलग नंबर होता है। एक पे 1 होता है, दूसरे पे 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 होता है। तो इसके सारे पॉसिबल आउटकम्स क्या हो गए हमारे इसके सारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 एंड सो ऑन अप टू 6। तो अगर मैं इसका सैंपल स्पेस लिखूं तो क्या हो जाएगा? सैंपल स्पेस इसका हो जाएगा 1 2 3 4 5 या 6। तो ये कहलाएगा हमारा सैंपल स्पेस एक डाइस रोल करते टाइम। समझ पा रहे हैं ना बच्चों? अगर आप लोगों को पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है बच्चे, तो एक छोटा सा लाइक बटन जरूर दबा देना, मुझे पता चल जाए कि आप लोगों को अच्छा लग रहा है और मैं आपके लिए और वीडियोस लाती रहूं सारे सिलेबस की। अब सैंपल स्पेस, ये तो दो हमने एक्सपेरिमेंट्स की बात करी, जब हमने एक कॉइन टॉस करा और हमने डाइस रोल करा। इसके अलावा और क्या एक्सपेरिमेंट्स जनरल हम पढ़ेंगे जिनमें हमें सैंपल स्पेस बनाना पड़ेगा कि क्या क्या सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं। एक केस और समझ लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कह रहे हैं कि हमारा एक्सपेरिमेंट है कि हम 2 कॉइन्स टॉस कर रहे हैं, मतलब मेरे पास 2 कॉइन है, पहले एक कॉइन मैंने टॉस करा और फिर मैंने दूसरा कॉइन टॉस करा, या हम कहें एक ही कॉइन को 2 बार टॉस करा। तो अगर मैं 2 कॉइन्स को टॉस करती हूं, तो 2 कॉइन टॉस करते टाइम क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं उनका सैंपल स्पेस देखें। हम क्या बोल रहे हैं? डाइस इज रोल्ड ट्वाइस। तो उस केस में क्या सैंपल स्पेस होगा वो समझ लेते हैं। उस केस में सैंपल स्पेस क्या होगा कि मान लीजिए आपने पहला कॉइन टॉस करा, उस पे आ गया हेड, है ना, और दूसरा कॉइन टॉस करा तो उस पे भी मान लीजिए आ गया हमारा हेड्स। तो एक पॉसिबल आउटकम हो गया हेड हेड, मतलब दोनों कॉइन्स पे मुझे हेड मिल रहा है। हो सकता है पहले कॉइन पे मुझे मिल जाए हेड और दूसरे कॉइन पे मुझे मिले टेल, एक पॉसिबिलिटी ये है ना। तीसरा पॉसिबल आउटकम क्या है कि भैया पहले कॉइन पे आ गया टेल और दूसरे कॉइन पे आया फिर से हेड, ये भी एक पॉसिबिलिटी है। उसके बाद क्या है नेक्स्ट कि पहले कॉइन पे आया टेल और दूसरे कॉइन पे भी आ गया टेल, देखिए, है ना। तो ये हमारे सारे पॉसिबल आउटकम्स हो गए। और सोच के देखो कुछ और हो सकता है क्या? हमने सारे मैक्सिमम जितनी केसेस हो सकते हैं कि भैया इसके अलावा और कहीं नहीं जाना है हमारा आंसर, वो कहलाता है सैंपल स्पेस। कि पहले पे हेड है, पहले पे हेड के साथ, पहले कॉइन पे हेड के साथ या तो हेड हो सकता है दूसरे पे, या टेल हो सकता है दूसरे पे। ऐसे ही पहले कॉइन पे टेल ही आ रहा है मान ले, तो सेकंड कॉइन पे हेड हो सकता है,
या टेल हो सकता है ना। तो हमारा सैंपल स्पेस अगर मैं इससे फिर से लिख दूं क्लियरली तो क्या हो जाएगा कि हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड एंड टेल टेल, ये हमारे चारों पॉसिबल आउटकम्स हो गए जब हम दो डाइस रोल करेंगे। सॉरी डाइस कह रही हूं मैं, सॉरी बच्चों, डाइस नहीं, जब मैं कॉइन टॉस कर रही हूं। जब हम कर रहे हैं कॉइन टॉस, ठीक है, कॉइन टॉस करते टाइम हमारे दोनों कॉइन्स पे क्या क्या आ रहा है वो कहलाएगा हमारा सैंपल स्पेस। तो इसके सैंपल स्पेस में 4 केसेस हो जाएंगे, है ना। उसके बाद ऐसे ही क्वेश्चंस बन सकते हैं कि मान लीजिए हमने 2 कॉइन्स टॉस करे हैं या 3 कॉइन्स वाले क्वेश्चंस भी होते हैं। बोर्ड पर्पस से अगर हम बात करें तो बोर्ड लेवल पे 3 कॉइन्स का केस नहीं आता है, लेकिन उसका भी हम सैंपल स्पेस बना सकते हैं। जब आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, अगर मिलेगा हमें पीवाईक्यू में तो जरूर उसको भी पूरा डिटेल में समझाएंगे। उसके अलावा 2 डाइस रोल का भी हो सकता है कि भाई पहले डाइस पे कौन सा नंबर मिल रहा है, दूसरे डाइस पे कौन सा नंबर मिल रहा है। तो इस तरीके से हम किसी भी कॉइन का या किसी भी एक्सपेरिमेंट का सैंपल स्पेस आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं क्या होता है। नेक्स्ट टर्म है हमारे पास इवेंट। अब हमने कोई भी एक्सपेरिमेंट करा, जैसे कॉइन टॉस करा या डाइस रोल करा, तो इसमें जो आउटकम्स निकल के आते हैं वो अलग अलग कहलाते हैं इवेंट्स। कि एक कॉइन टॉस करते टाइम हेड्स आ रहा है वो एक इवेंट है, कॉइन टॉस करते टाइम टेल्स आ रहा है वो एक इवेंट है ना। डाइस रोल करते हुए मेरे डाइस पे 4 आ रहा है वो एक इवेंट है, 6 आ रहा है वो एक इवेंट है। मैं किसी एक ताश की गड्डी से एक ताश का कार्ड निकाल रही हूँ, वो क्या आया है, वो किंग आया, क्वीन आया या 10 नंबर का कार्ड आया या व्हाटएवर जितने भी कार्ड्स होते हैं वो क्या आया है, वो पर्टिकुलर एक इवेंट कहलाएगा। तो जब भी कोई एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तो उसके जितने भी पॉसिबल इवेंट्स हैं उन्हीं की हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं कि भैया इस इवेंट की क्या प्रोबेबिलिटी है, हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कार्ड्स में किंग वाला कार्ड मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, डाइस रोल करने में 6 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो 6 आने की, हेड्स आने की, किंग मिलने की, ये सब कहलाते हैं इवेंट्स। इवेंट्स की यानी डेफिनेशन सुनो बेटे, कह रहे हैं एन आउटकम एसोसिएटेड विद एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट के साथ जो आउटकम निकल के आ रहा है वो कहलाता है एक इवेंट। जैसे कि एग्जांपल देखो, गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड, या गेटिंग अ नंबर 6 व्हेन अ डाइस इज रोल्ड या डाई इज रोल्ड, एंड गेटिंग अ किंग व्हेन द कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 कार्ड्स। ताश की एक 52 पत्तों की पूरी गड्डी में से अगर हम एक कार्ड निकाल रहे हैं तो किंग मिल रहा है या क्वीन मिल रहा है, ये सारे अलग अलग इवेंट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो बेटा एक काम तो ये करो, पेन कॉपी लेके जरूर बैठना भाई। मैथ्स कभी भी पेन पेपर के बिना नहीं हो सकती कि बस बैठ गए भाई वीडियो देख ली हो गया, नहीं। हमेशा पेन पेपर लेके बैठेंगे, जो चीज हमें लगता है जरूरी है अपने पास नोट डाउन जरूर करेंगे। उसके अलावा ये जो नोट्स हैं, अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो ये हमारी ऐप पे भी, आपको फिजिक्स ब्रो ऐप पे भी अवेलेबल होंगे। जल्दी से जाके इस वीडियो के बाद ऐप डाउनलोड कर लेना। वहां पे आपको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो सभी सब्जेक्ट्स के पीडीएफ नोट्स मिल जाएंगे जो आपको पढ़ाई में बहुत मदद करेंगे। उस ऐप पे ये सभी स्टडी मटेरियल बिल्कुल फ्री है, आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड का क्या प्रोसेस है, स्टडी मटेरियल कैसे मिलेगा, वो मैं आपको लास्ट में बता दूंगी। फिलहाल ये बात हो गई इवेंट की। अब इवेंट के होते हैं टाइप्स। कितने टाइप के इवेंट्स होते हैं, क्या क्या इवेंट्स होते हैं वो जानते हैं। तो इवेंट्स के बेसिकली आपके पास यहां जैसे कि आप देखो तो 5 टाइप के इवेंट्स होते हैं। एक होता है आपका श्योर इवेंट, दूसरा होता है इम्पॉसिबल इवेंट, तीसरा होता है एलिमेंट्री इवेंट, चौथा है कंपाउंड इवेंट और 5वां है आपका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। क्या है ये इवेंट्स, एग्जाम्पल्स के साथ समझते जाएंगे। यहां पे मैंने इवेंट्स के साथ आपके लिए नोट्स फॉर्म में डेफिनेशंस भी दे दिए हैं। अगर आपको डेफिनेशंस चाहिए तो आप पीडीएफ ले लेना, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं पहला आपका इवेंट का टाइप जो है हमारा श्योर इवेंट। नाम से ही समझ में आ रहा है भैया, इसके नाम में श्योरिटी है,
श्योर इवेंट है कि ये इवेंट तो होने ही होने वाला है कि हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करें तो ये बात तो होगी ही होगी। मतलब कि जैसे कि मान लीजिए डाइस रोल करा और मैं आपसे एक इवेंट कह रही हूं कि भैया बताओ कि डाइस रोल करा है और इवेंट है कि भैया डाइस पे कोई नंबर आने वाला है विच इज लेस देन 7। तो आप कहेंगे हाँ भाई ये तो है ही, चाहे 1 आए, चाहे 2 आए, चाहे 3 आए, चाहे 4, चाहे 5 या चाहे 6, कोई भी आ जाए उनमें से भाई एक ना एक तो आना ही है और सारे नंबर 7 से लेस देन है। तो 7 से लेस देन नंबर अटेन करना एक डाइस के ऊपर, ये एक हो गया हमारा श्योर इवेंट। ठीक है, क्या कह रहे हैं डेफिनेशन, कह रहे हैं एन इवेंट विच ऑलवेज हैपेंस, कोई ऐसा इवेंट जो हमेशा होता ही होता है वो कहलाता है श्योर इवेंट। एग्जाम्पल कि जैसे अगर हम डाइस थ्रो करें तो उसमें इवेंट क्या है, ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 7, गेटिंग अ नंबर लेस देन 7 इज अ श्योर इवेंट, क्योंकि वहां पे वो होने ही होने वाला है। इसका ऑपोजिट होता है हमारा सेकंड, इम्पॉसिबल इवेंट, जो पॉसिबल ही नहीं है, कभी होगा ही नहीं वो इवेंट। जैसे मैं इसी एग्जाम्पल की बात करूं कि मैंने डाइस रोल करा और मैं कह रही हूं कि एक इवेंट है आपका कि गेटिंग अ नंबर मोर देन 6 या मोर देन 7। तो आप कहेंगे भैया मोर देन 7 तो आ ही नहीं सकता, भाई हमारे डाइस में तो होते ही 6 तक नंबर है, तो ये इवेंट कभी पॉसिबल होगा ही नहीं, इसके कोई चांसेस है ही नहीं। तो ऐसा इवेंट कहलाएगा हमारा इम्पॉसिबल इवेंट। क्या कि एन इवेंट विच नेवर हैपेंस इज कॉल्ड एन इम्पॉसिबल इवेंट। जैसे कि जब डाइस थ्रो करा तो गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 6 से बड़ा नंबर पाना हमारे लिए एक इम्पॉसिबल इवेंट है। तो इम्पॉसिबल इवेंट जब होने ही नहीं वाला है तो उसके चांसेस ही नहीं है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 0। ऐसे ही हमारा जो इवेंट होने ही होने वाला है, जो हमने बात करी श्योर इवेंट की बात करें, अगर श्योर इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, 1 होती है। मतलब पूरे पूरे चांसेस हैं कि भैया आपका वो इवेंट होना ही होना है। ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी जो होती है, चांसेस जो होते हैं, या प्रोबेबिलिटी जब आप मेजर करोगे, जब आप कैलकुलेट करोगे, तो प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है वो हमेशा 0 और 1 के बीच में ही आएगी। कि भाई किसी चीज के होने की पॉसिबिलिटी या तो बिल्कुल नहीं होगी, या पूरी तरीके से होगी, या कुछ चांसेस होंगे भी और कुछ नहीं भी होंगे। यानी प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू है हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। अब आप कहोगे मैम आपने स्टार्टिंग में तो कहा था कि भाई जैसे कॉइन टॉस कर रहे हैं तो 50-50% चांसेस हैं कि हेड्स आ सकता है या टेल्स आ सकता है। तो प्रोबेबिलिटी को हम परसेंटेज के टर्म्स में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। भाई कोई भी नंबर है उसे हम परसेंटेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कुछ नहीं करना होता है, जो भी क्वांटिटी को हमें परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है हम उसे 100 से मल्टीप्लाई करके अपना आंसर दे देते हैं। तो ये मत सोचो कि भैया आंसर वो तो 50 भी आ रहा था, वो 50 प्रोबेबिलिटी नहीं है, वो परसेंटेज है चांसेस के। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में आएगी। ठीक है, थर्ड इवेंट की बात करें, तीसरा इवेंट हमारा होता है एलिमेंट्री इवेंट। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, ऐसा इवेंट जिसका केवल एक फेवरेबल आउटकम होता है, वो इवेंट कहलाता है एलिमेंट्री इवेंट। एक फेवरेबल आउटकम, ये क्या होता है मैम, ये कुछ नहीं, जैसे कि मैंने कहा हमने एक डाइस रोल करा तो मैं कह रही हूं कि भैया बताओ कि एक इवेंट है या क्या पॉसिबिलिटी है कि उस डाइस पे 4 आएगा, है ना। तो 4 आने का केवल एक ही तो चांस है, जब हमारा डाइस 4 वाले फेस से ऊपर की तरफ आए, जब हम रोल करें तो कुछ ऐसे निकल के आए, वही तो केवल एक और एक चांस है, एक ही तो ऐसा आउटकम है। भाई जो हमारा डाइस रोल करने का सैंपल स्पेस है वो क्या था हमारा, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये था सैंपल स्पेस। ये क्या है, ये सारे पॉसिबल आउटकम्स है ना जो आ सकते हैं। तो ऐसा इवेंट जिसका एक पॉसिबल आपका केवल आउटकम है, एक फेवरेबल आउटकम है, कि मैंने क्या बोला, इवेंट क्या है, गेटिंग द नंबर 4, कि नंबर 4 मिले, उसका केवल एक पॉसिबल आउटकम है अगर, तो ऐसा इवेंट की गेटिंग अ नंबर 4 ये कहलाएगा आपका एक एलिमेंट्री इवेंट। ठीक है, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट से जुड़े हुए जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्री इवेंट्स हो सकते हैं आपका डाइस रोल करते टाइम, या तो 1 आए एक एलिमेंट्री इवेंट हुआ, सेकंड आए 2 आए वो हमारा दूसरा एलिमेंट्री इवेंट हुआ,
3 आ जाए डाइस पे कि गेटिंग द नंबर 3 ऑन द डाइस, वो एक एलिमेंट्री इवेंट है। गेटिंग अ नंबर 4 ऑन द डाइस, वो एक एलिमेंट्री इवेंट है। ऐसे ही 5 एंड 6, तो हमारे यहाँ पे 6 एलिमेंट्री इवेंट्स बन गए। आगे जब फॉर्मूला करके कैलकुलेट करना सीख लोगे प्रोबेबिलिटी, तब आप ये बात समझ पाओगे कि जितने भी एक एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्री इवेंट्स होते हैं, उन सभी एलिमेंट्री इवेंट्स की अगर प्रोबेबिलिटीज को हम ऐड करें तो उनका सम हमेशा 1 निकल के आएगा। ठीक है, ओके। कैसे आएगा, जब एक आध क्वेश्चन कर लोगे ना, तब मैं ये बात आपको डिटेल में समझाऊंगी कि कैसे 1 आ रहा है। ठीक, अभी हमने क्योंकि फॉर्मूला नहीं समझा है, इसलिए आपको मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी कि 1 क्यों कह रही हूं मैं। 2 क्वेश्चन करते ही आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सारे एलिमेंट्री इवेंट्स का सम 1 क्यों होता है। अच्छा, तो ये तो हो गया एलिमेंट्री इवेंट जिसका केवल एक पॉसिबल फेवरेबल आउटकम है। लेकिन अगर मैं कोई इवेंट बोलूं जिस इवेंट का एक से ज्यादा फेवरेबल आउटकम हो, वो इवेंट कहलाएगा मेरा कंपाउंड इवेंट। अब आप कहेंगे ऐसे कैसे इवेंट होंगे जिसके ज्यादा आउटकम पॉसिबल है? भाई देखो, एग्जाम्पल देखो, जैसे फिर से डाइस रोल करा है और मैं इवेंट कह रही हूं गेटिंग अ इवन नंबर, कि मैंने डाइस रोल करा और मैं इवेंट देख रही हूं कि डाइस पे मुझे एक इवन नंबर मिल जाए। तो इवन नंबर मिलने के लिए मेरे पास कई सारी पॉसिबिलिटीज है। भाई फिर से मैं कोने में अगर सैंपल स्पेस लिखूं, सैंपल स्पेस क्या था हमारा? 1 2 3 4 5 एंड 6। इन 6 केसेस में से मेरे पास काफी सारे इवन नंबर्स हैं। भाई जो मेरा इवेंट है कि मुझे इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर कौन से नंबर्स होते हैं? जो 2 से डिविजिबल होते हैं। तो 2 से डिविजिबल यहाँ पे ये है 2, फिर है 4 और फिर है 6। तो इस इवेंट से रिलेटेड मेरे पास 3 पॉसिबल आउटकम्स हैं, 3 फेवरेबल आउटकम्स हैं। फेवरेबल मतलब जो मेरा इवेंट है उसको फेवर कर रहे हैं, उसके हक में बात कर रहे हैं। ऐसे हमारे पास 3 और आउटकम्स हैं। तो ऐसा जो इवेंट होता है जिसके एक से ज्यादा पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, वो आपका इवेंट कहलाता है कंपाउंड इवेंट। ठीक है, तो क्या? एन इवेंट विच हैज मोर देन 1 फेवरेबल आउटकम्स इज कॉल्ड अ कंपाउंड इवेंट। है ना बच्चों? लग रहा है ना आसान? सब बस अभी ये टर्म समझते चले जाओ, बिल्कुल ऐसा हो जाएगा। कोई भी आप क्वेश्चन दे दीजिए मैम, मैं सब कर दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपका नेक्स्ट टाइप ऑफ इवेंट है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होता है एक तरीके से नेगेटिव इवेंट। मैं इसे दूसरा नाम भी दे सकती हूँ, मैं इसे कह सकती हूँ नेगेटिव ऑफ अ इवेंट या नेगेटिव इवेंट। कि कोई इवेंट हो रहा है, उसका ऑपोजिट इवेंट, मतलब मैं कह रही हूं जैसे कि मैंने डाइस रोल करा, मैंने एक इवेंट बोला कि गेटिंग 2 ऑन द डाइस, ये मेरा इवेंट है। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट क्या होगा? कि नॉट गेटिंग 2 ऑन द डाइस, कि डाइस पे 2 ना मिले, वो मेरा कहलाने लगेगा क्या? वो कहलाने लगेगा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। जैसे देखो इन्होंने यहाँ पे क्या बोला एग्जाम्पल में, कि जैसे मान लीजिए कोई ई इवेंट है हमारे पास, ई इवेंट है, ई इवेंट जैसे यही है ई इवेंट की गेटिंग अ नंबर मोर देन 3, सॉरी मान लीजिए हमारा ई इवेंट है, ई इवेंट है जैसे मान लीजिए यही कि ई हमारा इवेंट है गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3। कोई इवेंट है मेरा कि डाइस रोल करा, उस पे मुझे नंबर मिले 3 या 3 से कम। ये इस इवेंट को मान लीजिए मैं ई से डिनोट कर रही हूं। तो जो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होगा, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को मैं डिनोट करूंगी नॉट ई से या ई डैश से या ई बार से। क्या बोलेंगे? कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को हम लिखेंगे नॉट ई या फिर ई डैश या फिर ई और उसके ऊपर बार बना देंगे, लाइन बना देंगे। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है हमारे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा इवेंट है गेटिंग अ नंबर लेस देन और इक्वल टू 3, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो जाएगा गेटिंग अ नंबर मोर देन 3। भाई जो भी इवेंट था कि 3 या 3 से कम मिले, उसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कि नंबर हमें 3 से ज्यादा मिले, वो कहलाने लगेगा हमारा कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। ठीक है, अब कोई इवेंट होगा या नहीं होगा, यही तो 2 बातें होंगी किसी भी एक इवेंट से रिलेटेड। तो कभी भी एक इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और उस इवेंट की ना होने की प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड कर दें
तो वो टोटल सम निकल के आएगा 1, मतलब पूरे चांस 1 हो जाएंगे कि या तो होगी या नहीं होगी, यानी कि एक इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम हमेशा 1 होता है, ठीक है ना। और हमारा जो प्रोबेबिलिटी है किसी भी इवेंट की वो 0 से ज्यादा और 1 से कम होगी, ये बात मैंने अभी आपको बताई बेटा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड इज लेस देन इक्वल टू 1, कि 0 और 1 के बीच में ही प्रोबेबिलिटी की वैल्यू रहेगी। तो ये हो गए हमारे इवेंट के सभी टाइप्स। अब हम जल्दी से आ जाते हैं कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कैसे करते हैं, प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है। तो प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना है अगर हमें, तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला ये होता है, या डेफिनेशन अगर हम कहें द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज रिटन एज पीई, कि किसी भी प्रोबेबिलिटी के किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, हम पी लिखेंगे और उसके ब्रैकेट में वो इवेंट लिख देंगे जिस भी इवेंट की हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। जैसे कोई इवेंट है, जैसे मैंने कहा कि मैंने आप कॉइन टॉस करा और मुझे हेड्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि हेड्स आएगा या नहीं आएगा, तो मैं उसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स, है ना। पूरा हेड्स भी लिख सकती हूँ, एच भी लिख सकती हूँ, या मैं ई भी लिख सकती हूँ। अगर मैं पहले ही लिख दूं कि मेरा इवेंट है, इवेंट इज इक्वल्स टू गेटिंग हेड्स, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स, इसे रिप्रेजेंट करेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पीई से। पीई का फॉर्मूला क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का फॉर्मूला है हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि हम जो इवेंट देख रहे हैं उसके फेवर में कितने आउटकम्स हैं। हमारा जो भी सैंपल स्पेस है उसमें से ऐसे कौन से आउटकम्स हैं जो हमारे उस इवेंट को ओके कर रहे हैं, फेवर कर रहे हैं कि वो उसके पॉसिबिलिटी हैं, वो कहलाएंगे हमारे फेवरेबल आउटकम्स। हम उनका ले लेंगे नंबर, काउंट ले लेंगे कि वो कितने हैं, और नीचे लेंगे हम टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मतलब सैंपल स्पेस में टोटल कितने आइटम्स, एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसे सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करूं तो क्या हो जाएगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ इवेंट ई, एंड अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, ठीक है। यानी प्रोबेबिलिटी का शॉर्ट में अगर हम समझें तो फॉर्मूला हो गया पीई इज इक्वल्स टू एन ई अपॉन एन एस। अब इसे क्वेश्चन में अप्लाई करके फटाफट समझते हैं कि कैसे निकलेगी प्रोबेबिलिटी। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन है, देखो कह रहे हैं अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को एक बार टॉस करा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड एंड अ टेल। क्वेश्चन है पूरा ये कि एक कॉइन को टॉस करा है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि हमें हेड्स मिलेगा या टेल्स मिलेगा। तो सबसे पहले जब भी आपके पास क्वेश्चन आएगा, अगर उसमें आपको दिख रहा है पॉसिबल आउटकम्स कई सारे हैं, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन से रिलेटेड, उस एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड उसका सैंपल स्पेस आप अपने पास लिख लीजिए। तो आपके पास सैंपल स्पेस यहाँ क्या हो जाएगा, कॉइन टॉस करते टाइम सैंपल स्पेस में एक आ जाएगा हेड्स और एक आ जाएगा आपके पास टेल्स, है ना। दो पॉसिबल आउटकम्स है। अब मेरा इवेंट क्या है, फर्स्ट पार्ट में इवेंट है मेरा कि मुझे हेड्स चाहिए। तो फर्स्ट पार्ट की अगर मैं बात करूं तो मेरे इवेंट है हमारा कि हेड्स चाहिए हमें। तो हेड्स को फेवर करने वाले कितने हमारे पास इवेंट्स हैं, तो अगर मैं देखूं कितने पॉसिबल आउटकम्स हैं, तो हेड्स को फेवर करने के लिए मेरे पास एक है हमारा पास आउटकम, है ना। यानी आप क्या लिखोगे, आप लिख दो कि आउटकम्स फेवरिंग क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एक एच हो जाएगा। और ये कितने आउटकम्स हैं, ये एक आउटकम है, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमारा हो जाएगा, यानी एन ई हो जाएगा हमारा 1। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स हम किससे निकालेंगे, सैंपल स्पेस से। सैंपल स्पेस के कितने टोटल काउंट है, तो एन एस कह दें हम उसे, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। वो हो जाएंगे हमारे यहाँ पे कौन है, एक हेड्स और एक टेल्स, यानी 2। अगर आप इस NS और NE से नहीं लिखना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो कि अगर आप जब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालोगे तो आप लिखोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यानी यहां हमने रिप्रेजेंट कर ही दिया है, एक आउटकम है वो है 1 और टोटल नंबर आउटकम्स है हमारे 2। तो हमारी हेड्स आने की जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 1/2।
2 या हम इसे डेसिमल में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं जो हो जाएगी 0.5, है ना सिंपल। ऐसे ही सेकंड पार्ट की बात करें, गेटिंग अ टेल, तो जब हमें टेल चाहिए तो हमारा सेकंड क्या है, सेकंड है हमारा कि हमें टेल्स चाहिए, तो उसमें आउटकम्स फेवरिंग टेल्स कौन सा है हमारे पास, हमारे पास आउटकम है केवल एक टेल्स और इसके नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1। तो अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूं टेल्स की, तो टेल्स की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, फिर से नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी 1/2। तो अगर आप देखो तो दोनों केस में प्रोबेबिलिटी निकल के आई 1/2, यानी हाफ हाफ चांसेस हैं कि कॉइन से या तो हेड आएगा या टॉयस टेल्स आएगा। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल बेसिक क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि हमने बात करी थी कि कोई मैच जीतेगा या नहीं जीतेगा, उन टाइप के क्वेश्चंस देखते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन कह रहा है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया विनिंग अ टेनिस मैच इज 0.63 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ हर लूजिंग द मैच। कह रहे हैं कि कोई टेनिस मैच है, उसको सानिया जीतेगी, उसकी पॉसिबिलिटी 0.63 है, तो उसके लूज करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो पहले तो ये समझो दिया क्या है और मांगा क्या है। देखो मुझे एक चीज की प्रोबेबिलिटी दी है कि वो जीतेगी, तो अगर मैं इवेंट मान लूं, मेरा इवेंट है क्या, विनिंग, मेरा अगर मैं मान लूं कि मेरा इवेंट है विनिंग, है ना, तो मेरी विनिंग इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो मुझे दी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट इज गिवन एज 0.63, और वो मुझसे कह रहा है कि बताओ कि उसके हारने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो हारना जो इवेंट है वो इस विनिंग इवेंट का ऑपोजिट है ना, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, अभी हम पढ़ के आए हैं कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स, तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट निकालना है, यानी मुझे क्या मांग रहा है वो मुझे मांग रहा है PE0 मांग रहा है वो मुझसे, है ना। समझ पा रहे हो बेटा, बहुत आसान है। अगर क्वेश्चन में समझ में आ जाए कि क्या मांगा है क्या नहीं मांगा है तो बहुत इजी हो जाने वाला है। फिर से समझ लो कि सानिया जीतने वाली है, इस बात की प्रोबेबिलिटी दी हुई है। जीतना अगर हमारा इवेंट है तो हारना हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट्री या नेगेटिव इवेंट हो गया। तो हमें जीतना यानी मेन इवेंट PE दिया हुआ है 0.63, तो मुझे उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट लूजिंग निकालना है कि कितना होगा। तो हम अच्छे से जानते हैं कि कोई भी एक दो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के बीच में रिलेशनशिप होता है कि अगर मैं एक इवेंट और उसके कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का सम करूं तो वो होता है हमारा 1, है ना। तो यहां पे अगर मैं डाल दूं इवेंट की प्रोबेबिलिटी है 0.63 प्लस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी हमसे मांग रहा है, ये मैं इधर प्लस का 0.63 उधर ले जाऊं माइनस में, तो क्या हो जाएगा, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.63, यानी 0.37 आ जाएगी मेरी प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट विनिंग या प्रोबेबिलिटी ऑफ सानिया लूजिंग द मैच। बोलिए समझ में आया। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया कि कोई एक इवेंट हो रहा है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है और वो इवेंट नहीं होने वाला है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। जल्दी से बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है अ डाइस इज टॉस्ड वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, ये चीजों की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो कॉइन टॉस कर रहे हैं, पहले मैं पढ़ने से पहले कि मुझे क्या क्या निकालना है, सबसे पहले मैं लिख दूं उसका सैंपल स्पेस, है ना। तो आप जल्दी से सैंपल स्पेस लिखो, अपने पास लिखो बेटा, कोशिश करिए अपने आप निकालने की, बहुत आसानी से निकलने लगेंगे क्वेश्चंस। सैंपल स्पेस इसका क्या हो जाएगा, डाइस टॉस करा है तो 1 2 3 4 5 एंड 6, टोटल 6 पॉसिबल आउटकम्स हो गए, यानी टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो जाएंगे हमारे 6, है ना। 1 2 3 4 5 6 हैं सारे काउंट में हमारे सारे पॉसिबल आउटकम्स, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स मिल गया। अब अलग अलग केस की प्रोबेबिलिटी देखते हैं। फर्स्ट केस में क्या कह रहा है, फर्स्ट केस में कह रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 4, हमें नंबर 4 चाहिए। तो नंबर 4 के लिए जो आउटकम है हमारा फेवरेबल आउटकम है, फेवरेबल आउटकम क्या है हमारा, फेवरेबल आउटकम हमारा केवल एक ही है कि 4 हो,
है ना, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हमारा क्या हो जाएगा 1, यानी इस प्रोबेबिलिटी, इसकी नंबर 4 लाने की प्रोबेबिलिटी, आप चाहे इवेंट लिख दो या पूरा नंबर 4 लिख दो या केवल 4 लिख दो, सब ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हो जाएगा हमारा। जब भी एग्जाम में ध्यान रखना, हमेशा कोई भी इस तरीका का क्वेश्चन आता है कि जिसमें जो भी चीज हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसका कोई एक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला जरूर 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 लिख के आना है। अगर आप बिना फॉर्मूला के सॉल्व करके आओगे तो टीचर हो सकता है आपका नंबर काट ले। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपको कॉन्फिडेंस तो था, आप सॉल्व तो कर रहे थे, आपने फॉर्मूला नहीं लिखा, वैल्यूज डाली, लेकिन कैलकुलेशन में कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो गई और आंसर हो गया गलत। अब अगर ऐसे केस में आंसर हो गया गलत तो भैया फिर कुछ भी नंबर नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आपने फॉर्मूला लिखा होगा तो कुछ नंबर तो टीचर दे देंगे। टीचर कहेंगे भाई हाँ, इस बच्चे को पता तो है एग्जैक्टली क्या फॉर्मूला है, इसने छोटा मोटा मिस्टेक कर दिया। लेकिन जब आपने फॉर्मूला ही नहीं लिखा है तो टीचर का नजर सिर्फ जाएगा आंसर पे, और वो आंसर गलत देखते ही आपका पूरा सोल्यूशन काट देंगे। तो इन सब चीजों का बहुत खास ध्यान रखना होता है। जब भी हम कोई न्यूमेरिकल्स या मैथ्स की चीजें सॉल्व कर रहे होते हैं तो फॉर्मूला मेंशन जरूर करेंगे। तो यहाँ पे 4 आने का क्या लिखेंगे, आप फॉर्मूला लिख देंगे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। आप पूरा पूरा लिखने की जगह सिंबॉलिकली भी लिख सकते हो, दैट इज ऑल्सो फाइन, बट फॉर्मूला मेंशन करेंगे। यानी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 4 हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स है 1 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं हमारे पास, वो है 6, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 4 हो जाएगी हमारी 1/6, यानी 1/6 चांसेस हैं कि जब मैं एक डाइस रोल करूं तो मुझे 4 मिल जाए। जल्दी से आते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट कह रहा है गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4। नंबर ग्रेटर देन 4 मिले उसके हम जल्दी से लिखें फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे बेटा, बताओ मुझे आप लोग, जल्दी से लिखो कॉपी में। 4 से बड़ा नंबर, सैंपल स्पेस की तरफ देखेंगे, हमसे कह रहे हैं 4 से बड़ा नंबर चाहिए। 4 से बड़ा कौन कौन है, एक 5 है और एक 6 है। तो यहाँ क्या लिख देंगे आप 5,6, यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, इवेंट ही लिख लो आप, वो हो जाएंगे आपके 2, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस इवेंट क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी 2 अपॉन नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो हर बार 6 हैं, 2/6। अगर ये सॉल्व हो रहे हैं, कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो आप कैंसिल आउट कर दीजिए, ये कट गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3, है ना, आसान है ना। नेक्स्ट पार्ट देखो, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट कह रहा है गेटिंग अ नंबर लेस देन 4। लेस देन 4 में हमारे फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे, 4 से कम चाहिए भाई अब नंबर, 4 से कम। अगेन देखो सैंपल स्पेस को, 4 से कम, 4 से कम कौन हो गए, इधर वाले हो गए ना, यानी कौन कौन फेवरेबल आउटकम्स हो गए 1, 2, 3, यानी इनकी जो प्रोबेबिलिटी निकल के आएगी पीई वो हो जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे हैं 3 और टोटल हैं 6, ये अगेन कैंसिल हो रहे हैं, 3 1 आर 3 2 आर 6, यानी 1/2 हो जाएगी इसकी प्रोबेबिलिटी, है ना। कॉपी करते जाना बेटा, अपने आप कोशिश पहले ये करो, खुद सॉल्व करें, नहीं समझ में आता है तो देखिए कॉपी करिए और घबराइएगा मत अगर एक बार में आंसर नहीं आ रहा है। भाई पहली पहली बार कर रहे हैं, 1-2 क्वेश्चंस जब प्रैक्टिस में आ जाएंगे तो फटाफट आंसर्स निकलने लगेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट कह रहा है गेटिंग एन ऑड नंबर। जल्दी से अपने आप कोशिश करें, पहले जल्दी से फेवरेबल आउटकम्स लिखिए कि ऑड नंबर पाने के हमारे पास क्या क्या फेवरेबल आउटकम्स हैं। तो 1 2 3 और 1 2 3 4 5 6 में ऑड नंबर्स कौन कौन से हुए, पहले ये बताइए। ऑड नंबर सभी बच्चों को पता होगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ऑड नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर होते हैं वो जो 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं, यानी यहां पे हमारा अगर हम फोर्थ पार्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो फेवरेबल आउटकम्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, हमारे फेवरेबल आउटकम्स होंगे ऑड नंबर में 1 3 और 5, है ना, यानी इनका नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए आपके
3 यानी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी आपकी निकल के नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी 3/6 विच इज अगेन 1/2। है ना आसान बहुत। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट कह रहा है अ नंबर ग्रेटर देन 6। अब ये क्या हो गया, नंबर ग्रेटर देन 6। अगर मैं अपने सैंपल स्पेस को देखूं तो 6 से बड़ा तो कोई नंबर ही नहीं है, तो इसके तो फेवरेबल आउटकम्स है ही नहीं। तो इस केस में जो हमारा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स है वो क्या हो जाएगा, 0, है ना। कोई आउटकम ही नहीं है, यानी उसके नंबर ऑफ आउटकम्स हो गए 0। यानी उसकी अगर आप प्रोबेबिलिटी निकालें तो अगेन आपने फॉर्मूला डाला, फॉर्मूले में आपने नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम की जगह डाला 0, यानी प्रोबेबिलिटी भी निकल के आ गई 0, है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 3। मल्टीपल ऑफ 3 में हमारे फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हुए, फेवरेबल आउटकम्स हुए हमारे कौन कौन, 3 का मल्टीपल कौन कौन है, 1 2 3, एक तो 3 है, फिर 4 5 और एक 6 है। यानी हमारा 2 आउटकम्स हो गए मल्टीपल ऑफ 3 में, 3 एंड 6। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 2, यानी कि प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब मैं डायरेक्ट लिख दे रही हूं, इतनी बार फॉर्मूला लिख दिया है, मैं नहीं लिख रही हूं, लेकिन आप हमेशा फॉर्मूला मेंशन करेंगे। यानी 2/6 यानी 1/3। नेक्स्ट पार्ट है आपका एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3। या तो इवन नंबर हो या 3 का मल्टीपल हो। बहुत गौर से देखने वाली बात है बेटा, जरा अब जरा गौर फरमाओ। इसमें कह रहा है एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, और अगर आप नेक्स्ट पार्ट देखो तो कह रहा है एन इवन नंबर एंड अ मल्टीपल ऑफ 3। ये और एंड बहुत बड़ा खेल खेलने वाले हैं। और का मतलब है कि या तो ये हो या ये हो, और एंड का क्या मतलब है कि ये भी होना चाहिए वो और ये भी होना चाहिए वो। ठीक है, तो दोनों को ऐसे एक करके समझते हैं। सबसे पहले कह रहा है एन इवन नंबर और अ मल्टीपल ऑफ 3, या तो इवन हो या 3 का मल्टीपल हो। तो इसके इवेंट्स कौन कौन से हो जाएंगे हमारे फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल इवेंट्स हो जाएंगे। सबसे पहले कह रहा है या तो इवन नंबर हो, इवन नंबर में कौन कौन आएगा हमारा 2 4 और 6, है ना। और 3 के मल्टीपल में कौन कौन आएगा, 3 के मल्टीपल में आएंगे 3 और 6। अब आप देखो अगर तो ये 6 रिपीट हो गया यहाँ, तो हमारे पास अगर कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी आ रही है कि आउटकम्स में कोई आपकी कोई सा आउटकम आपका रिपीट हो जा रहा है, तो हम उसे 2 बार नहीं लेंगे, हम लेंगे केवल एक ही बार। तो हम एक ही बार 6 लिखेंगे, यानी हमारे जो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 4। यानी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हो गए 4, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 4/6 यानी 2/3। ठीक है, और एंड वाले केस में क्या करेंगे, एंड वाले केस में समझो बेटा जल्दी से, ये मैं थोड़ा सा रब कर देती हूं। लास्ट पार्ट में देखें तो फेवरेबल आउटकम्स क्या क्या होंगे मेरे, क्या बोल रहा है, इवन नंबर और 3 का मल्टीपल दोनों होने चाहिए। मतलब जो जो आउटकम लेंगे वो इवन भी हो और 3 का मल्टीपल भी हो। तो हम दोनों को पहले अलग अलग लिखेंगे। इवन नंबर के कौन कौन हो गए अलग से समझे, इवन नंबर में आ गए हमारे 2 4 और 6, और 3 के मल्टीपल में आ गए 3 और 6। तो एंड जब हमसे कहता है कि ये दोनों बातें होनी चाहिए, तो वो सारे आउटकम जो दोनों में आ रहे हैं वो ही लेंगे केवल। और जब और कहता है तो हम जो दोनों में आ रहे हैं आउटकम वो सारे ले लेते हैं। हमने यहाँ सारे ले लिए थे 2 4 6 और 3, 2 4 6 और 3, लेकिन अब हमें क्या चाहिए एंड, यानी दोनों चीजें होनी चाहिए। जो भी मैं नंबर लूंगी, जो भी आउटकम लूंगी वो इवन भी होना चाहिए और 3 का मल्टीपल भी होना चाहिए। तो अगर आप 2 को देखो, 2 इवन तो है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी मैं 2 को नहीं ले सकती। फिर देखो 4 को, 4 इवन तो है लेकिन 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी मैं 4 को भी नहीं ले सकती। फिर मैं देखूं 6 को, 6 इवन भी है और 3 का मल्टीपल भी है, हाँ भाई 6 तो आ जाएगा। उसके बाद नीचे आओ, 6 हो चुका, 6 को छोड़ दीजिए। अब बचा कौन 3, 3 को अगर देखें तो 3 का मल्टीपल तो है लेकिन इवन नंबर नहीं है, तो अगेन हम 3 को भी नहीं ले सकते। लेकिन यानी हमारे फेवरेबल आउटकम में केवल कौन आया, केवल और केवल 6 आया, यानी नंबर ऑफ पॉसिबल इवेंट्स या नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हो गए आपके
1, यानी अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूं तो प्रोबेबिलिटी इसकी क्या आ जाएगी? प्रोबेबिलिटी इसकी आ जाएगी नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, यानी 1/6। ये हो गए हमारे सारे सवाल पॉइंट टॉसिंग और डाइस रोल करने के साथ। इसके बाद मेजर एक टॉपिक आता है, मेजर एक क्वेश्चंस आते हैं हमारे कार्ड्स के ऊपर और जार में बॉल्स के ऊपर, कि भाई एक जार में इस कलर के बॉल्स हैं, एक बॉल निकाल रहे हैं, क्या होगा, है ना? तो वो कैलकुलेट करना है हमें। उसके अलावा देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, जैसे कि क्या बोल रहे हैं, अ कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज दिस। अरे आप कहेंगे कार्ड्स के बारे में तो आपने बताया ही नहीं मैम। तो बिल्कुल घबराए ना बेटा, जिन लोगों को कार्ड्स के बारे में पता है उन्हें तो ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आता है, लेकिन जिन्होंने कार्ड्स नहीं खेले हैं वो थोड़ा सा घबराते हैं। तो बिल्कुल मत घबराइए बेटा, कार्ड्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उनके बारे में मैं पूरा डिटेल्ड पहले कॉन्सेप्ट समझाऊंगी आपको और फिर हम इन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ेंगे। तो आज के लिए अभी तक इतने जितने क्वेश्चन कर लिए यहीं तक रखेंगे। कार्ड्स की क्योंकि बात थोड़ी सी बड़ी है और इस वीडियो की लेंथ को मैं ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को यहीं तक रखूंगी, लेकिन कार्ड्स की टॉपिक के बारे में और इनसे रिलेटेड और दूसरे क्वेश्चंस के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। प्लस नेक्स्ट क्लास में मैं आपके लिए लेके आने वाली हूँ PYQs, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि प्रीवियस ईयर में प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आए हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस हमें करके जाना ही जाना है ताकि हमारी प्रिपरेशन अच्छे से हो सके। वो सारे मैं क्वेश्चंस आपके लिए लेके आऊंगी। तो बेटा बने रहिए और वीडियो देखिए, पढ़िए। अगर आपको वीडियो पसंद आया बेटा तो जरूर कमेंट करके मुझे बताना और एक लाइक बटन जरूर दबा देना, ताकि मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन हो कि हाँ भाई बच्चों को समझ आ रहा है और मैं और टॉपिक्स के वीडियोस आपका सिलेबस में ज्यादा से ज्यादा करवा पाऊं, बोर्ड्स की तैयारी पूरी फिटम फाट करा दूं, कि भैया हम जब बोर्ड का मैथ्स का पेपर देने जाए ना तो हमारे दिमाग में एक संतुष्टि होनी चाहिए, भैया मेरे को सब आता है, मैं आराम से कर लूंगा। बच्चों को क्या होता है, मैथ्स से बड़ा घबराहट होती है भाई कि बहुत ही मुश्किल है, क्या होगा, मेरा तो आंसर ही नहीं निकलता है। नहीं, आंसर बिल्कुल निकलेगा अगर आपने भरपूर क्वेश्चंस करे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स पूरे सॉल्व करे हैं, सैंपल पेपर्स करे हैं, तो कॉन्फिडेंस अपने आप डेवलप होगा और आपको एग्जाम एंजाइटी बिल्कुल नहीं होगी और बहुत अच्छा आपका पेपर जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे कार्ड्स के बारे में और दूसरे क्वेश्चंस के बारे में। बाकी आज जितना मैंने बताया है, अगर इसके नोट्स आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो मैंने आपको पहले भी बताया कि आप हमारी ऐप गुरुकुल क्लासेस फिजिक्स ब्रो से जाके डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी नीचे दिया है और ऊपर आई बटन क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। ठीक है, और कैसे डाउनलोड करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। प्लस सेकंड लेक्चर का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो यहीं पे रहिएगा और देखते जाइए मेरे साथ, पढ़ते जाइए और मैथ्स को बनाते जाइए आसान। ठीक है, तो ऐप में मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ, अगर आपको PDF नोट्स और सभी चीजें चाहिए तो क्या करोगे, आप सबसे पहले ऐप डाउनलोड करोगे, फिजिक्स ब्रो गुरुकुल क्लासेस नाम से ऐप है, उसमें जो साइड में आपके ये 3 बार बने होते हैं, सबसे पहले आप इस पे क्लिक करोगे, इस पे क्लिक करके जाओगे तो आपका साइड विंडो ओपन होगा। इस विंडो में आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्टडी मटेरियल, आप इस स्टडी मटेरियल पे क्लिक करना। स्टडी मटेरियल पे क्लिक करोगे तो आपको बहुत सारी कैटेगरीज क्लास वाइज मिल जाएंगी, आप अपने क्लास पे जाना, जैसे आप 10th ICSE में हो आप 10th ICSE में जाना, 10th CBSE में हो 10th CBSE में जाना। आप इसे क्लिक करोगे तो उसके अंदर आपको फिर से आपको मिल जाएंगे चैप्टर वाइज, सब्जेक्ट वाइज क्लासिफिकेशन, और इनके थ्रू आप कोई भी चैप्टर के PDFs नोट्स वगैरह इजीली अवेल कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज के लिए इतना ही, और देखते रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए और तैयारी अब कर दीजिए तेज, क्योंकि एग्जाम्स बिल्कुल आने ही वाले हैं और हमें नंबर लाने हैं अच्छे। तब तक के लिए चलिए गुड बाय, टाटा, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।